क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस इन डिटेल फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी अपने ने फेयोल के प्रिंसिपल, हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। उसको अपने ने रियल फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोलते हैं। रियल फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला जाता है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट याद रखना, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। और ये भी याद रखना है कि वो है फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट था हेनरी फेयोल। उसने अपना करियर इंजीनियर की तरह से स्टार्ट किया था एक कोल माइनिंग कंपनी के अंदर 1860 के अंदर। फिर उसके बाद में वो मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट तक पहुंचा था 1880 में। अपने एक्सपीरियंस के ऊपर उसने एक बुक पब्लिश की, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल जर्नल। ये फ्रेंच लैंग्वेज में थी और बुक पब्लिश की 1916 के अंदर। उसका इंग्लिश वर्जन नाम दिया गया जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इसको पब्लिश किया गया 1949 के अंदर और यूएसए में इसको पब्लिश किया गया। He was offered certain principles of management which can be applied to all types of organization। यानी तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल या रिलीजियस, हर जगह भी ये काम लगता है। फेयोल divided all the industrial activities into 6 categories। 6 हिस्सों में एक इंडस्ट्री को उसने डिवाइड किया। पहले आता था उसके अंदर टेक्निकल एक्टिविटीज, यानी एक्टिविटीज रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। तो फर्स्ट है टेक्निकल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। टेक्निकल में जो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज है सारी एक्टिविटीज में इंक्लूड। अगर कमर्शियल की बात करें तो इसमें खरीदना, बेचना और एक्सचेंज। फाइनेंशियल में अपने बेस्ट यूज करेंगे कैपिटल का। सिक्योरिटी में हम प्रोटेक्ट करेंगे अपनी प्रॉपर्टी और जो लोग काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको। फिर अकाउंटिंग में हम बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे, कॉस्ट यानी कितना एक्सपेंस होता है उसके बारे में, और स्टैटिस्टिक्स कंपैरिजन। यानी मैनेजरियल में वही तुम्हारे मैनेजमेंट के फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग, ये सब आता है। अब फेयोल ने इस कंट्रीब्यूशन को अपने अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दो। पहला आता है तुम्हारा मैनेजमेंट के अंदर क्या क्वालिटी चाहिए, मैनेजमेंट मैनेजरियल क्वालिटी और ट्रेनिंग। फेयोल वाज द फर्स्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई द क्वालिटीज रिक्वायर्ड इन अ मैनेजर। यानी कोई मैनेजर में क्या क्वालिटीज की जरूरत पड़ती है वो फेयोल ने बताया। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वालिटीज। मैनेजर को 6 क्वालिटी की जरूरत पड़ती है। पहले फिजिकल, यानी हेल्थ और बिगर एड्रेस। मतलब क्या, तो हेल्दी होना चाहिए और मेहनतू होना चाहिए। फिर मेंटल, समझने की ताकत, सीखने की ताकत, जजमेंट लेने की ताकत और मेंटल कैपेबिलिटी, यानी कोई इंसान इमोशनली स्टेबल होना चाहिए। मोरल, एनर्जी, फॉर्मनेस, जो डिसाइड किया वो डिसाइड किया, बार बार चेंज ना करे अपने डिसीजन। फिर इनिशिएटिव, कुछ नई चीज की फ्रीडम रखना। लॉयल्टी यानी वफादार, टेक्ट यानी अक्लमंद और डिग्निटी यानी रिस्पेक्ट। फिर आता है एजुकेशनल, नॉलेज ऑफ जनरल अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एजुकेशनल मतलब बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। टेक्निकल, नॉलेज ऑफ द फंक्शन टू बी परफॉर्म, कौन कौन से फंक्शन वो परफॉर्म करेगा उसके सारे नॉलेज उसके पास होने। मशीन भले चलाता ना हो लेकिन कैसे चलता है वो नॉलेज होना चाहिए। फिर एक्सपीरियंस, जो काम में से उसको एक्सपीरियंस मिलता है वो भी उसके पास होना चाहिए। अब आते हैं तुम्हारे जनरल प्रिंसिपल्स जो अपने 12th में सीखे थे सेम। जनरल प्रिंसिपल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसमें सबसे पहले आता है डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन। Feol has recommended the division of work to take the advantage of specialization। यानी कोई इंसान स्पेशलिस्ट कब बन पाएगा, जब एक ही काम वो बार बार करेगा। तो हमने काम को डिवाइड किया स्मॉल पार्ट्स के अंदर और उसके बाद में हर हिस्से को एक स्पेशलिस्ट को सौंप दिया। दिस अप्लाइज टू ऑल लेवल्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। चाहे तुम्हारा मैनेजरियल वर्क हो या नॉन मैनेजरियल वर्क हो, सबके लिए चलता है। नॉन मैनेजरियल में क्या आता है, टेक्निकल वर्क। द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, इससे क्या क्या फायदे होते हैं बेनिफिट में। नंबर 1, इट सिंप्लीफाइज द वर्क, काम आसान होता है, वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ेगी और
उतने ही टाइम के अंदर, उतनी ही मेहनत के अंदर वो ज्यादा काम कर पाए। अब दूसरा आता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ऑथोरिटी का मतलब होता है राइट टू गिव ऑर्डर्स, किसी को ऑर्डर देना और डिसीजन लेना। ऑथोरिटी दो तरह से मिलती है, एक फॉर्मल ऑथोरिटी और एक पर्सनल पावर। फॉर्मल ऑथोरिटी याद रखना कि ये आपको आपकी पोजीशन से मिलती है, बिकॉज यू आर अ मैनेजर। लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं, ये आपकी पोजीशन के कारण मिलती है। जबकि पर्सनल पावर, मैनेजर है तो क्या हुआ, लेकिन अगर मैनेजर ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ, उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ, वो मोरल गुड यानी अच्छा बिहेव करता है अपने साथ, तो हम उसको दूसरी और ज्यादा रिस्पेक्ट देने की बात समझेंगे उसके अंदर। तो ये तुम्हारी पोजीशन से मिलने वाली ऑथोरिटी नहीं है, लेकिन तुम्हारा पर्सनल पावर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी क्या? इट इज एन ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द असाइन्ड वर्क। काम कंप्लीट करने के लिए जो ऑब्लिगेशन यानी जवाबदारी दी जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेज आउट ऑफ असाइनमेंट ऑफ एक्टिविटीज। काम सौंपते हैं तो जवाबदार भी बनाते हैं उसको। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी दोनों साथ में जाते हैं, वो को रिलेटेड यानी कनेक्टेड टर्म्स है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द एसेंशियल काउंटर पार्ट ऑफ ऑथोरिटी। काउंटर पार्ट यानी उसका दूसरा पहलू है। दे गो हैंड इन हैंड। वो को एग्जिस्टेंस एंड को एक्सटेंसिव है, साथ में चलने वाले उतने ही होते हैं। जितनी ऑथोरिटी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों सेम है, इसलिए उसको को एक्सटेंसिव बोला जाता है। देयर मस्ट बी पैरिटी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों समान होने चाहिए, पैरिटी यानी बैलेंस होना चाहिए उसके बीच में। अब नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बिजनेस को सही तरीके से चलाने के लिए चाहिए। इसका मतलब ओबीडियंस ऑफ ऑथोरिटी, यानी जो ऑथोरिटी पे इंसान है उसकी बात अपने माने। दूसरी बात, रूल्स हम माने। उसके बाद एग्रीमेंट जो हमने किया उसको मान सम्मान दे, अपने सुपीरियर को मान सम्मान दे, और सिंसियर एफर्ट्स करेंगे जिससे हम अपने काम को यानी वर्क को कंप्लीट कर पाए। इट कैन बी मेंटेन बाय गुड सुपरविजन एट ऑल लेवल्स। हर लेवल पे सुपरविजन करो। क्लियर और फेयर एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। जो भी हमने पेनल्टीज किसी को सजा देनी हो रही तो जुडिशियस मतलब न्याय की तरह से तुमको सजा देनी है, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करेंगे। और इसमें भी ना डिसिप्लिन भी दो तरह की है। सेल्फ इम्पोज यानी खुद समझ के डिसिप्लिन में रहो, जबकि कमांड डिपोजिट डिसिप्लिन का मतलब तुमको बोला गया कि मास्क पहने बिना निकले तो 500 रुपए का दंड होगा, तो वो 500 रुपए का दंड समझ के अपने क्या करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। समझे ना, वो कमांड डिसिप्लिन। अब यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड यानी हुक्म एक वाक्यता सिद्ध। एवरी एम्प्लॉय मस्ट रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। सिर्फ एक ही सुपीरियर के पास से मिलना चाहिए ऑर्डर, जो भी मिले वो। ही मस्ट बी अकाउंटेबल यानी जवाब दे तो खाली एक ही सुपीरियर को। इफ ही हैज अ रिपोर्ट, ही हैज टू रिपोर्ट टू मोर देन, यानी अगर उसको एक से ज्यादा सुपीरियर को रिपोर्ट देना पड़े तो कंफ्यूजन और कन्फ्लिक्ट, वो कंफ्यूज हो जाएगा। और कन्फ्लिक्ट यानी झगड़े पैदा होंगे उससे, और एक इंसान को पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे कि तुम्हारी इतनी जिम्मेदारी, यानी हम जिम्मेदारी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन मतलब क्या? एक ही हेड और एक ही प्लान, यानी मैं जानता हूं कि मुझे किसको फॉलो करना है। किस इंसान का ऑर्डर मैं मानूंगा वो तो ऊपर आ गया, लेकिन अगर नहीं भी आएगा कोई काम तो मैं एक ही इंसान के पास जाऊँ तो मुझे पहले से मालूम, और एक ही प्लान को मैं फॉलो करूंगा, और सेम ऑब्जेक्टिव साथ में रहेंगे हमारे। इट इज हेल्पफुल, ये किस लिए चाहिए? बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस एक्टिविटीज। सब एक्टिविटीज टाइम पे चले और मेल जोल के साथ में चले इसके। फिर नेक्स्ट आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ज्यादा इंपोर्टेंट क्या? ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, उसका फायदा देखो, हमारा फायदा नहीं देखेंगे। अगर उसके फायदे से यानी ऑर्गेनाइजेशन के फायदे से हमारा फायदा होता तो ठीक है, लेकिन हमारे फायदे के अंदर अगर ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होता हो तो हमारा फायदा हमको छोड़ देना चाहिए। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट में क्या क्या आता है? एम्बिशन, तो इंसान आगे बढ़ना चाहता है। मनी यानी पैसा कमाना। रिकॉग्निशन, किसी की शाबाशी हासिल करना। एंड सो ऑन, रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ जनरल इंटरेस्ट।
so on. Thus, individual interest is very often against the general interest. तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट हमेशा तुमको है ना परेशान करेगा कि मैं किसको ज्यादा ध्यान दूं. सो इट इज नेसेसरी टू रिकंसाइल इट. रिकंसाइल यानी मैच करना. व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू, अगर इनके बीच में कोई भी जगह पे ऐसा लगे कि कंट्रोवर्सी हो रही है, विवाद हो रहा है, तो हम जनरल इंटरेस्ट को पसंद करेंगे, उसको सुप्रीम गिनेंगे, नहीं तो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स यानी खत्म हो जाएगा. फिर रेम्यूनरेशन यानी पगार. जो भी हमारी रेम्यूनरेशन सिस्टम है वो मस्ट बी फेयर. फेयर यानी सही होनी चाहिए, योग्य टू ऑल द एम्प्लॉइज. इससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, दोनों को, एम्प्लॉय को भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी. इट मस्ट बी बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग. इंसान को अपना जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, वर्कर कितना काम करता है यानी उसकी प्रोडक्टिविटी, कि जनरल बिजनेस कंडीशन, नॉर्मली तुम्हारे जैसे बिजनेस कितने पगार दे रहे हैं, और तुम्हारी एबिलिटी कितनी है पे करने की. मतलब बिजनेस के पास भी तो पैसे होने चाहिए ना. ये सब के ऊपर तुम डिसाइड करते हो कि सामने वालों को कितना पगार देना चाहिए. फेयर रेम्यूनरेशन से एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और वर्कर्स का मोरल, वो बराबर से काम कर पाएंगे. इससे बेटर रिलेशन क्रिएट होंगे वर्कर्स के बीच में इन द मैनेजमेंट. फिर आता है देखो सेंट्रलाइजेशन. इफ सबऑर्डिनेट्स आर गिवन मोर रोल एंड इंपॉर्टेंस इन द मैनेजमेंट कमिटी, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, उसको अपने डिसेंट्रलाइज बोलेंगे. यानी अगर सबऑर्डिनेट्स का इंपॉर्टेंस बढ़ा दिया जाए, सबऑर्डिनेट को ज्यादा काम दिया जाए, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए, तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन. लेकिन इन्हें विकेंद्रीकरण के बाद. लेकिन अगर सबऑर्डिनेट्स को हम लेस इंपॉर्टेंट देते या तो उसका रोल हम घटा देते तो उसको सेंट्रलाइजेशन बोलेंगे. अब तुम्हारे यहाँ सेंट्रलाइजेशन होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन, तो किस में डिपेंड करता है, ये जो नीचे फैक्टर्स लिखे उसके ऊपर. पहले लिखा है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद में रिलायबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट पे रिलायबल यानी भरोसा कर सकते हैं कि नहीं. मैनेजर कैसा है, मैनेजर भरोसा करने दे रहा है कि नहीं. प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस, उस टाइम पे सिचुएशन क्या है, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है. अब आता है देखो स्केलर चेन. ये स्केलर चेन है, 9 वाला पॉइंट है, जिसमें यहाँ पे पॉइंट डायरेक्ट दिखा दिया है. एट के बाद 9 स्केलर चेन है. स्केलर चेन मींस द हायरार्की. हायरार्की यानी सीढ़ी, इसको बोलते हैं ना, ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल टू द लोएस्ट लेवल. यानी ऊपर से नीचे ऑर्डर कैसे आते हैं वो, फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन. लेकिन ये कैसे होता है, सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए बात करती है. इट सजेस्ट दैट ईच कम्युनिकेशन गोइंग अप और कमिंग डाउन शुड पास थ्रू द लाइन ऑफ अथॉरिटी. ये कैसे जाना चाहिए, अथॉरिटी की लाइन के अंदर जाना चाहिए. मतलब अगर यहाँ बाजू में डायग्राम दिया है उसके अंदर देखो, अगर ए ई को इन्फॉर्म करना चाहता है तो पहले बी को बताएगा, फिर सी को, फिर डी को, उसके बाद में ई को. अब इसी तरह से अगर ई कोई बात के को बताना चाहता है तो ई पहले ए को बताएगा, उसी लाइन में जाएगा, और इसके बाद में ए उसी लाइन अपनी लाइन में के तक पहुंचाएगा. लेकिन जरूरत नहीं है, ये चेन ब्रेक की जा सकती है, यानी उसको तोड़ा जा सकता है. लेकिन कब, अर्जेंसी के टाइम पे, जब इमीडिएट एक्शन लेना हो तो. उसको अपने गैंग प्लांक बोलते हैं. अपने डायग्राम में डी से एच जो लिखा है ना वो तुम्हारा गैंग प्लांक है, यानी इमरजेंसी में सीधे डी एच को बोल सकता है. उसी तरह से सी से जी का भी गैंग प्लांक बन सकता है, और इसी तरह से ई से ए का भी बन सकता है. The concept of gang plank allows two employees at the same level to communicate directly with each other. तो याद रखो एमसीक्यू में आ सकता है. एक गैंग प्लांक है तो इसका मतलब सीधा डायरेक्टली अपने एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, बट दे मस्ट इन्फॉर्म द रिस्पेक्टिव सुपीरियर. इसके लिए आपको सुपीरियर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा. दिस विल अवॉइड डिले इन कम्युनिकेशन. अगर मैं डी डायरेक्टली एच को बता भी रहा है ना तो भी उसको सी को बता देना चाहिए, और एच ने जी को बता देगा कि मुझे डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन मिली है. तो गैंग प्लान परमिट करता है आपको किस बारे में, इस बारे के अंदर कि आप सीधा डायरेक्टली डी से एच को क्या करें, अर्जेंट मैटर्स के अंदर कांटेक्ट करता है. फिर आता है देखो ऑर्डर. ऑर्डर यानी अरेंजमेंट बोलते हैं जिसको. अरेंजमेंट किसका, थिंग्स एंड पीपल दोनों का. चीजें भी अपनी जगह पे होनी चाहिए और लोग भी.
इसमें अगर अपने थिंग्स की बात करें तो इसमें मटेरियल ऑर्डर लिखा है, और अगर लोगों की बात करें तो इसमें सोशल ऑर्डर लिखा है, बराबर। तो अगर यहाँ लिखा जाए कि अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, यानी हर चीज के लिए, या तो एवरीवन इंसान के लिए जगह होनी चाहिए, एंड एवरीथिंग यानी हर चीज अपनी खुद की जगह पे होनी चाहिए, बराबर है। यानी अगर समझो कि तुमने कोई मशीन देखा, तो जो जगह पे मशीन है वही जगह पे रहेगा, और इसके ऊपर काम करने वाले लोग भी उसी जगह पे जाएंगे। ये प्रिंसिपल एम्फेसाइज करते हैं किसके ऊपर? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी इंसान, और फिजिकल यानी थिंग्स, इन दोनों के ऊपर बराबर ध्यान दिया जाता है। अब आता है इसके बाद में इक्विटी। इक्विटी का मतलब समानता, सब लोग एक है, यानी काइंडनेस और जस्टिस का कॉम्बिनेशन। मैनेजर कैसा होना चाहिए? जस्ट, यानी सबके लिए न्याय के साथ में पेश आने वाला, और काइंड, सबके साथ सही तरीके से पेश आने वाला होता है। ही शुड बी फेयर एंड इम्पार्शियल, कोई पक्षपात ना करे, इम्पार्शियल का मतलब इन इज डीलिंग विद सबऑर्डिनेट। फॉर दिस मैनेजर का कोई पर्सनल बायस यानी कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, पर्सनल लाइक डिसलाइक कि मुझे ये फलानी चीज है, फलाना इंसान पसंद है, ये नहीं। These leads to healthy relation between employees and management. इससे न एम्प्लॉय भी खुश, तो उनको लगता है कि सबके साथ में सेम ट्रीटमेंट हो रही है, तो वो तुम्हारे लॉयल बनेंगे, यानी वफादार बनेंगे। फिर नेक्स्ट लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। पर्सनल मतलब तुम्हारा स्टाफ, उसकी स्टेबिलिटी, उसको लॉन्ग टाइम तक रखेंगे, बराबर है। और टेन्योर का मतलब टाइम। एम्प्लॉइज कैन नॉट वर्क एफिशिएंटली अनलेस जॉब सिक्योरिटी इज गिवन टू देम। अगर हमने एम्प्लॉय को सिक्योर नहीं बनाया, कोई लॉन्ग टाइम तक जॉब नहीं दी, तो वो भाग जाएंगे, अटैचमेंट फील नहीं करेंगे। और अगर एम्प्लॉय को हमने अननेसेसरीली रिमूव कर दिया, तो अननेसेसरी टर्नओवर बोला जाता है इसको, टर्नओवर यानी उसको रिमूव कर दिया, तो एम्प्लॉय का मोरल डाउन हो जाएगा। बाकी सारे एम्प्लॉय जो बचे हैं वो भी सोचने लगेंगे कि हमारी भी बारी आ सकती है, और वो दूसरी नौकरी ढूंढने लगेंगे, तो वो अच्छी तरह से काम दिल लगा के कर नहीं पाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है इसके बाद में इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब फ्रीडम टू थिंक आउट एंड एग्जीक्यूट द प्लान। एग्जीक्यूट यानी अमल में, यानी प्लान के बारे में सोचना और उसको एग्जीक्यूट करना, उसकी फ्रीडम तुम्हारे पास होनी चाहिए। सबऑर्डिनेट को इतनी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो प्लान को बनाए भी और उसको एग्जीक्यूट भी कर पाए। दे शुड बी एनकरेज टू मेक ऑल काइंड ऑफ सजेशन, हर तरह के सजेशन वो कर पाएंगे, एंड इससे तुम्हारा जील और एनर्जी एम्प्लॉयज की इंक्रीज होती है। इट डेवलप्स इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज इन देयर जॉब्स, इट प्रोवाइड जॉब सेटिस्फेक्शन टू देम। इससे क्या मिलता है आपको? जॉब सेटिस्फेक्शन, काम में खुशी मिलती है, कारण कि उनको लगता है कि नहीं हमारी इंपॉर्टेंस है, हमारी बात सुनी जाती है, हम जो एडवाइस देते हैं उसको समझा जाता है। झील का मतलब होता है जोश, उत्साह। फिर एस्पिरिट टी कॉप्स नीचे लिखा ही उसका मतलब यूनियन स्ट्रेंथ, सब मिलकर काम करेंगे। द मैनेजर शुड डेवलप टीम स्पिरिट amongst the employees. Unity in the staff is the foundation of success. ये आपको it provides, रेंट लिखा है वो गलत है, it provides क्या है ना, वो वर्ड में याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपको बाद में बता दूंगा। it provides a stability to the organization, ऐसा कुछ आता है। and Fowell suggested two things. पहले ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चला दी, इनको इन्हें तोड़ो अंदर अंदर फिर लड़ाओ। हाँ, मैंने फेवल क्या करेक्ट कर दिया। The policy of divide and rule should be avoided in verbal communication. It should be used for removing misunderstanding. याद रखो, जब भी वर्बल कम्युनिकेशन यूज करें ना, तो हम क्या करेंगे, वो ज्यादा अच्छा है अपने लिए, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन से तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। सामने बैठ के बात करो, लेकिन अगर रिटर्न कम्युनिकेशन है ना, वो कॉम्प्लिकेट बनाएगा। तो मैं लिख के भेज रहा हूँ, तुम पढ़ोगे क्या, समझोगे क्या? इससे अच्छा है कि सामने बैठ के सारी जो क्लैरिटी है वो एक दूसरे के पास से ले लो। Powell observes that these principles are flexible and not absolute. They are applicable according to changing condition. मतलब ये प्रिंसिपल
एब्सोल्यूट यानी हर जगह पे नहीं चलती, फ्लेक्सिबल, बदले जा सकते हैं। अब मैनेजमेंट के एलिमेंट्स में उसने क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू फेयोल, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स। अकॉर्डिंग टू फेयोल, मैनेजमेंट फंक्शंस आर मैनेजमेंट एलिमेंट्स। उसमें कौन कौन सी चीजों को इसने इंक्लूड किया? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 चीजों को इसने इंक्लूड किया। उसमें पहले प्लानिंग की बात करें, वो सबसे इंपॉर्टेंट। अगर प्लान फेल हो गया ना तो उसके बाद में हेजिटेशन यानी हिचकिचाहट होगी, फॉल्स स्टेप, गलत कदम उठाए जाएंगे, अनटाइमली चेंज, टाइम के बिना कोई भी उतावला चेंज किया जाएगा। दिस विल बी अ वीकनेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसके पीछे का कारण ये है कि स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कमांड दे पाएंगे, ऑर्डर दे पाएंगे। कोऑर्डिनेशन जरूरी है क्योंकि सब लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। एंड कंट्रोलिंग कब चाहिए? कि हम देखना चाहते हैं कि जो भी है ना वो प्लान के मुताबिक प्रोसीड यानी आगे बढ़ रहा है, प्रोसीडिंग यानी आगे बढ़ रहा है। नाउ टेलर का मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूशन। इंट्रोडक्शन। Frederick Winslow Taylor introduced the concept of scientific management in USA in the beginning of 20th century. Taylor joined Midway Steel Company in USA। तो वर्कर की तरह से ज्वाइन होता है। उसने अपना एम ही कंप्लीट किया और बाद में उसने बेथलेहम स्टील कंपनी को ज्वाइन किया। ये सारी फिलोसॉफी और आइडिया को इसने साइंटिफिक मैनेजमेंट नाम की एक बुक को पब्लिश करके उसके अंदर अरेंज किया 1911 के अंदर, याद रखना है। और इसको फादर ऑफ साइंटिफिक, फेयोल को क्या बोलेंगे? फादर ऑफ मॉडर्न ऑपरेशनल मैनेजमेंट। इसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और अकेला खाली मॉडर्न मैनेजमेंट हो ना, या तो एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, तो इसके लिए पीटर ड्रकर। These principles are also known as Taylorism. साइंटिफिक मैनेजमेंट ज्यादा किसके ऊपर बात करता है? एफिशिएंसी बढ़ाओ, लेकिन कौन से लेवल पे? शॉप फ्लोर। शॉप फ्लोर यानी वर्कर जहाँ काम करते हैं उस लेवल को शॉप फ्लोर बोलते हैं, वर्कर लेवल। एफ.डब्ल्यू. टेलर के हिसाब से साइंटिफिक मैनेजमेंट किसके साथ कनेक्टेड है? नोइंग, पहले तो जानो कि एग्जैक्टली ये जानो कि व्हाट यू वांट, यू आर मेंट टू डू, कि आप अपने आदमी के पास से क्या काम निकलवाना चाहते हो। एंड उसके बाद में देखो कि वो वही काम सबसे बेस्ट और सबसे चीपेस्ट तरीके से करते हैं, सबसे बेस्ट और सबसे सस्ते तरीके से करते हैं। फंडामेंटल सेंस के अंदर अगर बात करें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि ऐसा एटीट्यूड और फिलोसॉफी यानी मानसिक है सब मगज से किया जाता है। विद डिस्कार्ड, डिस्कार्ड यानी अवॉइड करना, रिजेक्ट, द ट्रेडिशनल हिट एंड मिस। हिट एंड मिस यानी पहले क्या? लागी उधर तीर नहीं तो तुक्को, बराबर नहीं। और रूल ऑफ थंब का मतलब क्या? जो बोला वो करो, चाहे तुमसे हो या ना हो, अपने नहीं जानते। तो वो वर्क और वर्कर्स को मैनेज करने का ये पुराना तरीका है। उसकी जगह पे साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या बता रहा है? साइंटिफिक टेक्निक बता रहा है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। टेलर्स कंट्रीब्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन 2 पार्ट्स। एक तो एलिमेंट्स एंड टूल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और दूसरा प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो पहले अपने एलिमेंट्स देखते हैं। सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग। टेलर ने दोनों चीजों को अलग किया, प्लानिंग को और एक्चुअल डूइंग ऑफ वर्क को। टेलर के पहले वर्कर खुद ही प्लान बनाते थे, खुद ही काम करते थे और सारे इंस्ट्रूमेंट्स है उसको इकट्ठा करते थे अपने लिए। वर्कर ने बोला कि ये सारे काम कौन करेगा? सुपरवाइजर के। वर्कर को सुपरवाइजर के हाथ के नीचे काम करवाना। सुपरवाइजर का काम खाली क्या होता था पहले के जमाने कि खाली वर्कर को काम करते हुए देखना, पर इससे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते थे। तो टेलर ने सजेस्ट किया कि प्लानिंग अलग लोग करेंगे और काम अलग लोग करेंगे। तो सुपरवाइजर को प्लानिंग का काम छोड़ दिया गया और वर्कर को क्या बोला कि तुम एक्चुअल वर्क करना। नेक्स्ट आता है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप फेयोल के उसी प्रिंसिपल के साथ में मैच करता है जिसमें लिखा है डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड कर। इसमें नंबर ऑफ एक्सपर्ट, सुपरवाइजर या तो फोरमैन अलग अलग, देखो ये यहाँ लिखा है। वर्कशॉप मैनेजर एक प्लानिंग करता है, एक प्रोडक्शन करता है। प्लानिंग में 4 चीजें, प्रोडक्शन में 4 चीजें, सब वर्कर को सजेस्ट कर रहे हैं।
राइट। ये सब आगे देखें। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के अंदर जर्नल फॉरमैनशिप, जर्नल का मतलब सब एक से जैसे काम करते, एक इंसान सब समझता था उस टाइम, यानी वो है ना इतना ज्यादा वर्कर्स को मैनेज करता था ना, और वो सारे वर्कर वापिस फंक्शन भी अलग अलग करे, एक सिंगल फॉर्मेट जो है वो सुपरवाइज नहीं कर पा रहा, और इतने ज्यादा लोगों को गाइड कैसे करता, तो ये सिस्टम इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम यानी दूर करने के लिए टेलर ने फंक्शनल फॉर्मेनशिप या तो डिवाइडेड फॉर्मेनशिप का कंसेप्ट हमारे सामने रखा। फंक्शनल फॉर्मेनशिप के अंदर जो सुपरविजन का काम है ना, वो हम डिवाइडेड अमंग अ नंबर ऑफ फोरमैन, बहुत सारे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वर्कर को हमने अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया, लेकिन याद रखो फंक्शन के बेस के ऊपर। तो हर वर्कर अगर सेम फंक्शन परफॉर्म करता है तो एक ही सुपरवाइजर के हाथ के नीचे काम, तो उसके लिए हमने सेपरेट और एक्सपर्ट सुपरवाइजर पहले से अपॉइंट कर दिया। Thus, in functional formation, there is a use of principle of division of labor or specialization. मैंने बोला ना अभी कि फेयोल ने जो बोला था प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर का, वो यहाँ पे। अब टेलर सेपरेटेड द फंक्शन ऑफ प्लानिंग साइड फ्रॉम परफॉर्मेंस साइड, यानी प्लानिंग अलग परफॉर्मेंस अलग। ही अपॉइंटेड 8 फोरमैन, 8 अलग अलग, एक रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, शॉप डिसिप्लिनेरियन, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। ये 8 लोगों को इसने साथ में अपन जो आगे अपने देख चुके हो वो डायग्राम के, इसमें से 8 में से जो 4 है ना वो प्लानिंग रूम के लिए, और बाकी के 4 वर्कशॉप या तो प्रोडक्शन के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने सुपरविजन के काम को 8 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, जॉब एनालिसिस एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जॉब एनालिसिस में हम डिटरमाइन यानी फाइंड आउट करेंगे स्टैंडर्ड वर्क, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ वर्क। हर वर्कर के लिए पता होना चाहिए कि एक इंसान एक दिन में कितना काम करेगा। स्टैंडर्ड टास्क का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वर्क जो एक एवरेज वर्कर हर दिन कर पाए, और वो भी कौन सी सिचुएशन में, आइडियल वर्किंग सिचुएशन, बेस्ट वर्किंग सिचुएशन में, और वो भी म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑपरेशन, दूसरे पे भरोसा रख के एक दूसरे की मदद कर। इसको अपने क्या बोलेंगे, प्रॉपर डेज वर्क, एक दिन का पूरा काम। मैनेजमेंट शुड केयरफुली डिसाइड स्टैंडर्ड टास्क, और उसके बाद में हर वर्कर को बताना चाहिए, कंपेल्ड, कंपेल्ड यानी उसको फोर्स करना चाहिए, फोर्स करना चाहिए कि वो काम को परफॉर्म करे और ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ वर्क कंप्लीट करे। इसके लिए वर्क स्टडी की जाती है। देखो वर्क स्टडी के अंदर टेलर सजेस्टेड टू डिसाइड स्टैंडर्ड टास्क विद द हेल्प ऑफ वर्क स्टडी। वर्क स्टडी का मतलब सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन। पहले अपने ये देखें कि कोई काम कंप्लीट करने के लिए कितने फैक्टर्स जरूरी है, वो सारे फैक्टर्स को एग्जामिन करने के बाद हम क्या करेंगे, उस फैक्टर्स को देखने के बाद हम नेसेसरी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे, और एक स्टैंडर्ड टास्क डेवलप करेंगे, एक काम डेवलप करेंगे कि ये इतने टाइम में खत्म हो जाना चाहिए। इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, तो पहले आती है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी यानी पूरा प्रोसेस, प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टडी एक प्रोसेस चार्ट हम बनाएंगे। ये प्रोसेस चार्ट के अंदर हाँ, तो मटेरियल का मूवमेंट प्रॉपर होना चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इंप्रूवमेंट, स्टोरेज के अंदर, इंस्पेक्शन के अंदर इंप्रूवमेंट, सब में इंप्रूवमेंट जितना हो सके ना, वो प्रोडक्ट की डिजाइन को और ज्यादा सिंप्लीफाई किया जाएगा। और हम प्लान का लेआउट, लेआउट यानी अरेंजमेंट पहले से बता देंगे कि कब कौन सी एक्टिविटी करनी है। फिर उसके बाद आती है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मीन्स स्टडी ऑफ मोशन यानी मूवमेंट ऑफ वर्कर्स। इन मोशन स्टडी अटेम्प्ट यानी कोशिश इस बारे में की जाती है कि अननेसेसरी मोशन ना हो। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं किसी को भेजता हूँ कि जाओ फलानी जगह से ये चीज लेके आओ, जैसे आता है मैं बोला यार मैं भूल गया, उसके पास से ये दूसरी चीज भी लेके आ रही, उसको वापिस भेज रहा हूँ, वापिस आता है बोलता हूँ कि भाई वापिस जा। अब पेट्रोल के लिए मेरा, स्कूटर मेरा, आदमी को पगार भी मैं दे रहा हूँ, तो उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए दिन धक्के खाने में, लेकिन फिर भी वो बेकार में परेशान हो, क्योंकि ये तीनों दिन काम एक धक्के में हो सकते हैं। तो अननेसेसरी मूवमेंट को रोकना चाहिए, बराबर नहीं। तो अननेसेसरी मूवमेंट को हम रोकेंगे कैसे, हम बेस्ट मेथड को सिलेक्ट करके रोकेंगे।
फिर वर्कर्स हैव टू परफॉर्म देयर ड्यूटी दैट जॉब बाय द बेस्ट मेथड। फिर टाइम स्टडी आता है। टाइम स्टडी का मतलब पहले ऑब्जर्व करेंगे कि एक आदमी कितना टाइम लेता है कोई काम को कंप्लीट करने में, वो टाइम को रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर उस टाइम के अंदर हर काम कंप्लीट हो, इस तरह से एक स्टैंडर्ड टाइम आपको दे दिया जाएगा। ये काम कंप्लीट करने के लिए परफॉर्मेंस इतने टाइम में खत्म हो जाना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी हम एक मेथड डिसाइड करेंगे जिसको बोलेंगे स्टैंडर्ड मेथड, और वो भी कब होगी कंप्लीट, स्टैंडर्ड टाइम के अंदर कंप्लीट होगी, राइट। विद द हेल्प ऑफ दिस मैनेजमेंट डिसाइड करेगा स्टैंडर्ड टास्क, जॉब क्या है। फिर आता है फैटिग स्टडी। फैटिग यानी थकान, थक, बोरिंग लगता है ना जब, तो फैटिग स्टडी मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी और टायरसमनेस ऑफ अ वर्कर which arises after continuous work। कंटिन्यूअसली काम करते रहो तो वर्कर थक जाता है। तो when worker gets tired he must be given rest, उसको आराम मिलना चाहिए। जिससे याद रखो कि आप अगर थक जाते हो तो काम बराबर नहीं होता, तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर हो, इसकी इफेक्ट हो इसी काम के ऊपर। तो काम के ऊपर उसकी कम से कम इफेक्ट हो ना फैटिक की, इस तरह से हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक देंगे। अंदर फैटिक स्टडी मैनेजमेंट हैज टू डिसाइड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट, कब आराम मिलना चाहिए, एंड ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट, कितनी बार और कितना आराम मिलना चाहिए, ये दोनों। फिर आता है उसके बाद में स्टैंडर्डाइजेशन। Scientific management suggests that for most efficient performance of workers, there should be standardization of following। एक तो टूल्स एंड इक्विपमेंट स्टैंडर्ड होने चाहिए तुम्हारे पास। हमारे जितने भी टूल्स है यानी मशीन वगैरह जो भी है, इवन जो अपने बोलते हैं ना टूल्स यानी पाने हथौड़ी, ये सब भी वो भी स्टैंडर्ड होने चाहिए। बेस्ट और यूनिफॉर्म क्वालिटी, सबके लिए एक जैसा। स्पीड ऑफ मशीन वो हम डिसाइड करेंगे, वो भी कैसा, ऑप्टिमम स्पीड यानी बेस्ट स्पीड मशीन की। और वो हर वर्कर के लिए हम जरूरी बना देंगे कि हर वर्कर उसी स्पीड के साथ में काम करे। फिर हम वर्किंग कंडीशन डिसाइड करेंगे। वर्किंग कंडीशन यानी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के लिए तुम्हारे पास अच्छी कंडीशन होनी चाहिए। उस कंडीशन में पहले आता है वेंटिलेशन, मतलब हवा उजास। टेम्परेचर, ऑफिस में ऐसे क्यों होते हैं, टेम्परेचर मेंटेन हो, ज्यादा काम कर पाए। एयर रेगुलेशन, सर्कुलेशन या रेगुलेशन, ह्यूमिडिटी भेज नहीं होनी चाहिए। और फ्लोर स्पेस, जगह बराबर मिलनी चाहिए उसको। अब इसके बाद है मटेरियल्स। टू एंश्योर बेटर क्वालिटी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू एवरी वर्क। सब स्टैंडर्ड होना चाहिए, मटेरियल भी स्टैंडर्ड, यानी मटेरियल भी एक क्वालिटी का मटेरियल मिलना चाहिए, और जो क्वालिटी पहले से डिसाइड की वही क्वालिटी का मटेरियल। साइंटिफिक सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग। अब यहाँ लिखा गया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में बताया गया कि सिलेक्शन वर्कर का साइंटिफिक होना चाहिए। इसका मतलब पूरा इंटरव्यू लेके बराबर से स्टेप बाय स्टेप उसको सिलेक्ट किया जाएगा, यानी हर जॉब के लिए राइट पर्सन सिलेक्ट किया जाए। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर देयर इज प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ एवरी पर्सन, हर इंसान को सही जगह पे रखा जाता है। एंड हर पर्सन को सूटेबल जॉब जो उसके लिए है, जिस जगह के लिए वो लायक है, उस लायकात के हिसाब से उसको काम सौंपा जाता है। बिफोर अलॉटिंग यानी काम सौंपने के पहले हम उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देते, एटलीस्ट फॉर द बेस्ट मेथड ऑफ वर्क। भले वो काम जानता हो लेकिन फिर भी हम उसको अपनी मेथड सिखाएंगे, और वो भी बेस्ट मेथड। ट्रेनिंग इज नेसेसरी टू डेवलप स्किल एंड एबिलिटी ऑफ वर्कर्स टू गिव देम द चांसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रमोशन। हम उसको प्रमोशन का चांस तब दे पाएंगे जब वो ट्रेनिंग लेगा। ट्रेनिंग लेने के बाद वो क्या कर पाएगा, काम को और बेटर तरीके से कर पाएगा। देन कम्स फाइनेंशियल इंसेंटिव, मतलब पगार देना टाइम, यानी आपके पास वेज की एक ऐसी सिस्टम होनी चाहिए कि जिस सिस्टम से वर्कर्स प्रॉपर्ली काम कर पाए। So Taylor suggested to adopt such a system of wage payment which can give incentives and encouragement to workers to produce more. For this purpose, उसने कौन सा सिस्टम बताया, डिफरेंशियल वेज पीस वेज सिस्टम। तुम इसके बाद वाले सेमेस्टर में पहला चैप्टर यही सीखोगे, ये कैलकुलेट कैसे करने। थर्ड सेमेस्टर कॉस्ट अकाउंटिंग में पहला चैप्टर ये। अंडर दिस सिस्टम वर्कर्स प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्ड आउटपुट विद इन फिक्स पीरियड आर पेड वेजेस एट मच हायर रेट।
अगर आपको बोला कि 100 यूनिट बनाओ, अगर 100 बना दो तो उसके लिए भी ज्यादा पैसे मिले, लेकिन कम बना दो तो इसमें वेजेस आपके कटेंगे नहीं, पगार पूरा मिलेगा। पर आपको ट्रेनिंग देकर सुधारने की कोशिश की जाएगी, पहले फिर भी ना सुनो तो क्या होगा, ज्यादा काम ज्यादा पेमेंट। तो इससे वर्कर्स इंड्यूस होते हैं, इंड्यूस यानी एनकरेज होते हैं कि ज्यादा काम करें और प्रॉपर वे पे काम करें। फिर आता है इसके बाद में इकोनॉमी यानी कर कसर। इन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मस्ट कंसीडर इकोनॉमी एंड प्रॉफिट। इकोनॉमी यानी कर कसर और प्रॉफिट यानी प्रॉफिट जो हमको होता है वो, यानी जितना ज्यादा कॉस्ट बचाएंगे उतना प्रॉफिट बढ़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इफेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जो एक पूरा सब्जेक्ट तुम सीखोगे। इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट एस्टिमेट यानी कॉस्ट कितनी और कॉस्ट को कंट्रोल में कितने कैसे रखा जाए, तो दोनों सीखा जाता है। इकोनॉमी एंड प्रॉफिट कैन बी अचीव्ड बाय मेकिंग रिसोर्सेज मोर प्रॉफिटेबल, प्रोडक्टिव एंड एलिमिनेटिंग, एलिमिनेटिंग यानी दूर करो, वेस्टेज को रिड्यूस करो। लास्ट पॉइंट है देखो, मेंटल रिवॉल्यूशन, मानसिक क्रांति के। इट इज सजेस्टेड बाय टेलर दैट सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए फ्रेंडली और हेल्दी रिलेशन होना जरूरी है। इसीलिए उसने क्या बताया, कंप्लीट मेंटल रिवॉल्यूशन के बारे में बोला, यानी फंडामेंटल चेंज किसके बारे में करना है, किसको करना है, पहले तो याद रखो वर्कर को करना है। मैनेजमेंट ऐसा एक्ट करेगा ना, ऐसा बिहेव करेगा जिससे वर्कर का मेंटालिटी चेंज हो जाए, उसको लगे कि मैनेजमेंट हमारे लिए काम कर रही है। The worker should also accept the management as their superior and should cooperate it in the introduction of new and better methods of work. नया काम सौंपा जाए तो इसमें उनको साथ देना है, ना कि उनके अगेंस्ट में जाना है। Thus, in order to achieve better results through mental evolution, perfect cooperation यानी friendly and heartily relations should be established, यानी अच्छे रिलेशन वर्कर्स के साथ में होने जरूरी है। तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन 6 नंबर का, आज अपने 5 और 6 दो क्वेश्चन कंप्लीट।